जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर बातचीत कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की रैलियों के साथ कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल बजा। हरियाणा में भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस इस बार उन्हीं चेहरों पर दांव लगाने का सोच रही है जो उन्हें जीत दिला सके। प्रत्याशियों का चयन करने में अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की 4 बैठक हो चुकी है। सीसी की बैठक होने के बाद भी 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट नहीं बन पाई है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की और इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की पहली चुनावी रैली थी। जम्मू कश्मीर चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेजेस में होंगे, जबकि नतीजे अब 8 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय कर लिया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का नाम भी शामिल है। पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। और अब दूसरे चुनावी राज्य की बात करते हैं, हरियाणा। हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 सितंबर यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। इसी बीच खबर आई कि 3 बार की ओलंपियड पहलवान विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इन कयासों को हवा मिली है कि दोनों दिग्गज पहलवान कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के भी नाम हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो विनेश फोगाट चरखी दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। खास यहां यह है कि इसी विधानसभा भाजपा के टिकट पर विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बबीता ने बीजेपी के टिकट पर इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त अब जारी हो सकती है। इसी बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके नाम पर चर्चा हो रही है और उन्हें पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के तौर पर मौका दिया जा सकता है। इसमें कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 21 ऐसे नेता हैं जिन्हें पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में भी इन नामों पर चर्चा की गई। हरियाणा में एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अभी बीजेपी सरकार में है और पिछले 5 साल से उसकी सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने के लिए अपना पूरा जोर इस समय लगा रही है। हरियाणा चुनाव का शेड्यूल क्या है ये भी एक बार बता दें आपको। मतदान 5 अक्टूबर और रिजल्ट 8 अक्टूबर को होने हैं, यानी एक फेज में ही हरियाणा का चुनाव होना है। और इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो कमर कस रही है। और कांग्रेस का हरियाणा प्लान क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। सत्ता में वापसी की एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का सोच रही है कांग्रेस। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में ये बड़ा फैसला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन शैलजा की जो आस है और सुरजेवाला की, वो दोनों ही टूट सकती है। शैलजा और सुरजेवाला दोनों सांसद हैं। खड़गे चाहे तभी सांसदों को टिकट मिलेगा। सेम फेज घोषित नहीं करेगी कांग्रेस। ये भी मंथन, ये भी जो रणनीति है वो कांग्रेस ने अब तक बनाई है। लेकिन हरियाणा में फायदेमंद आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कैसे हो सकता है ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। हरियाणा में कम है बीजेपी आप का प्रभाव। लोकसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को फायदा है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी जो है रिजल्ट को और भी प्रभावित कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के छिटक सकते हैं वोट बैंक। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी को फायदा होगा। बूथ लेवल डेटा से मिली अहम जानकारी। बीजेपी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 पर बढ़त, कांग्रेस की 42 और आप की 4 सीटों पर दबदबा इस समय नजर आ रहा है।
राहुल से मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। ऐसे में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ये जो मुलाकात की, उसके बाद राहुल गांधी से ओलंपिक विजेता की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा के टिकट पर क्या दोनों की बात बन सकती है? कांग्रेस की पहली लिस्ट में विनेश और पुनिया का नाम हो सकता है। चरखी दादरी से विनेश को उतार सकती है कांग्रेस। बीजेपी के टिकट पर विनेश की बहन बबीता लड़ सकती हैं चुनाव, क्योंकि पिछले बार भी इसी सीट पर बबीता ने चुनाव लड़ा और तीसरे पायदान पर रही थी। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं ग्राउंड जीरो से। थानेश्वर, ये जो पूरी रणनीति बनाई जा रही है, जाहिर है पहले भी ये मंथन चल रहा था और कयास भी लगाए जा रहे थे कि विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों कांग्रेस में शामिल होते हैं और चरखी दादरी से अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ती हैं, तो क्या आकलन है आपका, वहां क्या हो सकता है? क्योंकि उनकी चचेरी बहन ने पिछली बार सेम सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे पायदान पर रही। तो विनेश फोगाट को लेकर के इस समय लोगों के अंदर जिस तरह की भावनाएं हैं, क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ इस सीट पर दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस विनेश फोगाट को लेकर जो लोगों के दिल में भावनाएं हैं, उसको फायदा लेने के साथ साथ ही जो पहलवान आंदोलन हुआ था विधानसभा चुनाव में, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को साथ लेके उसका फायदा भी लेना चाहती है। सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे ही राहुल गांधी से मुलाकात हुई विनेश फोगाट और बजरंग की, तो उसके बाद विनेश फोगाट को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप चरखी दादरी के दादरी सीट से, बाडरा सीट से या जुलाना सीट से, तीनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। अगर दादरी सीट से लगती है तो उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट उनके आमने सामने होगी, चाचे ताऊ की लड़कियों में आपस में फाइट हो, ऐसा मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। वो जुलाना की बहू है, जुलाना गांव में उनकी बहू है, तो बहू करके वो जुलाना की तरफ भी जा सकती है। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया ने सोनीपत से चुनाव लड़ने की बात की है, लेकिन सोनीपत के जो मौजूदा विधायक है सुरेंद्र पंवार, वो ईडी की रेड में जेल में बंद है। ऐसे में कांग्रेस उनका टिकट नहीं काटना चाहती। कांग्रेस ये नहीं दिखाना चाहती कि हमारा विधायक मुसीबत में है तो हमने उसके एक किस्म दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अगर सुरेंद्र पवार को टिकट नहीं देंगे तो उनके बेटे या बहू को टिकट दी जाएगी। दूसरी तरफ बजरंग पुनिया ने बादली सीट से अपनी उम्मीदवारी की दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन बादली सीट से कुलदीप वत्स जो है हरियाणा के ब्राह्मण चेहरा है, वहां से मौजूदा विधायक है। कुलदीप वत्स एक ब्राह्मणों के अंदर एक बड़ा चेहरा है। अगर कुलदीप वत्स का वहां से टिकट कटता है तो वहां से ब्राह्मण जो हरियाणा के चेहरे, ब्राह्मण वोटर्स, वो उनसे कांग्रेस से नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं लेना चाहती, इसलिए कांग्रेस ने बहादुरगढ़ और भिवानी का ऑप्शन दिया बजरंग पुनिया को कि आप बहादुरगढ़ या भिवानी से चुनाव लड़ लीजिए। तो बजरंग पुनिया ने आज क्लियर शब्दों में कहा है कि मैं घर जाकर अपने साथियों से सलाह करता हूं, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं बहादुरगढ़ भिवानी से चुनाव लड़ता हूं या कहां से चुनाव लड़ता हूं। दूसरी तरफ विनेश फोगाट के चाचा महावीर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि आज विनेश कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए गई है, राहुल गांधी से मिलकर वो कांग्रेस ज्वाइन करेगी, लेकिन अभी विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने की कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन साथ ही साथ यह भी जानकारी मिली सूत्रों से कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने स्वयं उन्हें 3 ऑप्शन दिए, जुलाना, बाडरा और दादरी से चूंकि चचेरी बहन आमने सामने हो, ऐसा हो जाता है तो एक ही घर में फाइट हो जाएगी। चूंकि फोगाट गोत्र है, फोगाट गोत्र के वहां बहुत से घर है, तो इसलिए दोनों में फाइट का तीसरा फायदा ना उठा के ले जाए, इसलिए वहां से मुश्किल लग रहा है थोड़ा। और ये अगर जुलाना से सीट लड़ती है तो जुलाना की वो बहू है और जुलाना में उसके जो ससुराल है उसका भी अच्छा खासा वर्चस्व है, तो उम्मीद है कि विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पुनिया का देखना कि अभी कहां से चुनाव लड़ेंगी। अगर ये दोनों कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो जो पहलवान आंदोलन हुआ था हरियाणा में, जो काफी लंबा चला था और काफी घर घर में चर्चा हुई थी उसकी, तो उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी। अब देखना यह है कि दोनों बजरंग पुनिया और विनेश आगे कांग्रेस को क्या जवाब देते हैं। दीपक बावरिया ने कहा कि हमने दोनों के पाले में गेंद डाल दी है, अब वो क्या जवाब देते हैं वो बुधवार रात तक, यानी आज रात तक क्लियर हो जाएगा कि दोनों किस किस सीट तक चुनाव लड़ते हैं। अब रात तक इंतजार करना पड़ेगा हमें भी और दर्शकों को भी कि दोनों की तरफ से क्या जवाब आता है और कांग्रेस उस पर आगे क्या इंप्लीमेंट करती है। जी अच्छा, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट एक और है। वो ट्विस्ट है समाजवादी पार्टी को लेकर के। थानेश्वर, अब कहा जा रहा है कि पहले जहां दिख रहा था कि वो उत्तर प्रदेश के 2 लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश के बीच टूट हो सकती है हरियाणा को लेकर के, अब जानकारी ये मिल रही है कि ये डिवीजन 3 में हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की जो नजर है वो विधानसभा जो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर भी है। तो उसको लेकर के क्या जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से खुद को तैयार कर चुके हैं? और अगर तैयार किया है सपा को सीट देने के लिए तो इसकी संख्या क्या होगी? देखिए, राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने कर रहे हैं। नंबर 1 उनका
नेशनल चुनाव पे उनकी नजर है, नंबर 2 दिल्ली विधानसभा चुनाव पे नजर है, गुजरात विधानसभा चुनाव पे नजर है, तीसरा इंडी गठबंधन के जो छोटे दल हैं उनको कांग्रेस के प्रति विश्वास कम है कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वहां हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो हरियाणा के अंदर अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो यह मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हम जहां मजबूत हैं वहां भी हम अपने साथ के इंडी गठबंधन के दलों को साथ लेकर चलते हैं। दूसरा इसके यह मतलब है कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा पिछले दिनों से लगातार कहते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि कुमारी शैलजा ये कहती रही है और रणदीप सुरजेवाला कि आला कमान पे डिपेंड है कि किसी से गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस उनकी बापोती नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी है, कांग्रेस का आला कमान जो करेगा वही सब कुछ होगा। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी की बात है, पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी का अगर देखा जाए तो उसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। राहुल गांधी नहीं चाहते कि मौजूदा सरकार के प्रति जो हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है उसके वोटरों का बिखराव हो, वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके उन वोटों को एकजुट लाकर कांग्रेस को विजयश्री दिलवाना चाहते हैं। तीसरा गैर जाट वोटर्स जो है, आम आदमी बीजेपी गैर जाट वोटर्स की राजनीति कर रही है। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, फिर ओबीसी से नायब सैनी को उन्होंने सीएम बना दिया। तो ऐसे में गैर जाट वोटर्स जो है उनको अपने उसमें लाने के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई तरीकों से वो एक तीर से कई निशाने करने का काम कर रही है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पहले 20 सीटें मांगी थी, राहुल गांधी नहीं मांगे, फिर 10 पे आए, नहीं माने, अब 5 सीटों पे इनकी सहमति हो गई है। वो सीटें हैं जींद, कलायत, गुला, पानीपत ग्रामीण और पेहवा। इन 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, अभी जो सूत्रों से निकल कर आया है। अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है, अनाउंसमेंट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी की अभी पाइपलाइन में आज शाम को दोबारा से कांग्रेस की मीटिंग है, उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए। समाजवादी पार्टी ने 8 से 10 सीटें मांगी थी, लेकिन राहुल गांधी ने 2 से 3 सीटें देने के लिए उन्हें कहा है, वो भी जिस क्षेत्र के अंदर यादव बाहुल्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों में उन्हें टिकट दिया जाएगा। अब शाम को जब मीटिंग होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाती हैं, दी जाएंगी तो किस किस एरिया से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक केवल इस समय जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, केवल आम आदमी पार्टी को 5 सीटें देने की बात क्लियर हो गई है। अब देखना यह है कि शाम को अनाउंसमेंट होती है, आज पहली लिस्ट, आज उम्मीद है कि शाम तक कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ जाएगी। पहली लिस्ट आती है तो उससे पहले ये गठबंधन की, क्योंकि त्रिकोणीय इंडी गठबंधन का अगर मैं कहूं तो गठबंधन हरियाणा में चुनाव लड़ेगा, उसकी घोषणा करते हैं नहीं करते, ये सभी अभी समय के भविष्य के गर्भ में शाम देर रात तक ये सब बातें क्लियर हो पाएंगी। जी थानेश्वर, एंटरटेनमेंट की क्वीन है सपना चौधरी, उनको लेकर के भी जानकारी आई, उनको लेकर के कहा गया कि आज के तारीख का जिक्र उन्होंने खुद किया, उन्होंने कहा कि आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या उनके भी चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है? शायद संभवतः बीजेपी से ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सपना चौधरी पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस में उन्होंने गई, कांग्रेस के बाद सीधा मनोज तिवारी के थ्रू बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। यहाँ पे जो दूसरे दलों को अपने दल में लाने वाले जो हैं उन लोगों के वो टच में हैं। तरुण भंडारी खासतौर पे जो बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के या दूसरे अदर पार्टी के जो नेता थे कांग्रेस के थे, उनको बीजेपी में लाने वाले तरुण भंडारी थे। तरुण भंडारी के वो टच में। तरुण भंडारी के आज ऑफिस में भी सुबह जानकारी में आया कि सपना की मीटिंग हुई है। अब सपना कहां तक मीटिंग हुई है, किस तरह की मीटिंग हुई है, सपना को बीजेपी कहीं से चुनाव टिकट दे रही है नहीं दे रही, ये अभी मुश्किल है। हालांकि बीजेपी सपना को टिकट दे ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी आला कमान काफी नाराज था कि सपना को टिकट देके सीधा सीधा यह मैसेज देने का प्रयास होगा कि शायद बीजेपी हरियाणा में कमजोर हो गई है, इसलिए सपना चौधरी को टिकट दिया गया। ये जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि सपना चौधरी एक स्टार प्रचारक की सूची में तो आ सकती है, क्योंकि सपना जहां जाती है बिंदास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सपना को रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो बीजेपी साथ रख सकती है, लेकिन कहीं से उसे टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टिकटॉक स्टार से पहले वो चुनाव लड़वा कर देख चुकी है कि कोई फायदा नहीं है। ऐसे में बीजेपी के अमित शाह खुद कह के गए थे पंचकुला के अंदर कि हम इतने मजबूत हैं कि बीजेपी के जो मौजूदा हैं उन्हीं के भरोसे ही हम आगे तीसरी बार सरकार बना लेंगे। तो सपना चौधरी की मुलाकात जरूर हुई आज तरुण भंडारी से और बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात हुई है, लेकिन यह मुश्किल है कि उन्हें बीजेपी कहीं से टिकट देकर चुनाव लड़वाएगी। जी तो ये तो प्रत्याशियों का जिक्र हमने थानेश्वर कर लिया, लेकिन अब रणनीति का जरा जिक्र कर देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस कैसे रणनीति तय कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये साख की लड़ाई है, और अगर यहां पर कामयाबी अगर कांग्रेस को मिलती है तो फिर कांग्रेस का जो कुनबा है, और समाजवादी पार्टी को जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी को जोड़ लीजिए, जब कॉन्टेस्ट साथ में करते हैं ये इलेक्शन, और अगर इनका कुनबा यहाँ मजबूत होता है तो फिर देश भर में उस मैसेज को देने में कांग्रेस ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी कि अब उनका प्रभुत्व और ज्यादा देश भर में बढ़ रहा है। तो दोनों की रणनीति क्या है और कैसे लोगों को मनाने की कोशिश इस समय दोनों ही पार्टी कर रही है थानेश्वर?
देखिए, अभी तक जो दोनों पार्टियों की लिस्टों पे जो गहन मंथन चल रहा है, आज दोपहर को दोबारा मुख्यमंत्री को और जो प्रदेश प्रवक्ता मुख्यमंत्री के जो सचिव है, तो उन सबको दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली बीजेपी ने तलब किया, दिल्ली में दोबारा मीटिंग चल रही है और मंथन हो रहा है। उधर से कांग्रेस का मंथन चल रहा है। दोनों की जो सीटें लेट हो रही हैं वो इसीलिए लेट हो रही हैं कि कहीं बिखराव ना हो जाए पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में पिछले दिनों हमें देखने को मिला कि गोहाना और रतिया सीट से कहा गया कि जो पूर्व सांसद हैं सुनीता दुग्गल को और अरविंद शर्मा को टिकट देने की जैसे बात हुई, तो दोनों जगह बगावत शुरू हो गई। अरविंद शर्मा का तो वहां पे गोहाना में पुतला भी जलाया गया। आज मोहनलाल बडोली से भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में जो लोग चाहना रखते हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडे करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी अनुशासित पार्टी है। जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी, जिन लोगों को उम्मीद थी उनको अगर टिकट नहीं मिलती तो वो शांति से चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। लेकिन ऐसा दिखता मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल तक मेहनत कर रहा है, उसे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगी, वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा। कांग्रेस को भी यह खतरा है कि अगर हम मौजूदा जो उन लोगों की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके सांसद एमएलए विधायक सीट के दावेदार है, जो इतने 5 साल से लगातार उनके साथ है, तो उनको अगर टिकट ना दे के जिस तरीके आम आदमी पार्टी को टिकटें दी जाएंगी, टिकटें दी जाती है, तो उनके साथ क्या होगा? वहां पे जो बगावत होगी तो कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो लोग बगावत करके जाएंगे, उनकी पहली चॉइस इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी जेजेपी की जो बढ़त थी, जेजेपी सारे निराश जो हुए थे अपनी अपनी पार्टी से, वो जेजेपी की तरफ गए थे और जेजेपी को 10 सीटों के पे विजयश्री मिली थी। उसी तरीके आज थर्ड पोजीशन पे इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी गठबंधन बना हुआ है। कांग्रेस से जो बिखराव होगा या बीजेपी से जो बिखराव नाराज होकर जाएंगे, वो सीधा सीधा इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी की तरफ जाएंगे। इनको ये बिखरे ना, किसी तरह की कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इसको लेकर अभी गुप्त रणनीति तैयार हो रही है। सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस ने तो गांधी परिवार के बहुत नजदीकी किसी व्यक्ति को एज ऑब्जर्वर लाया जाएगा। वो सबको मनाने का प्रयास करेंगे, वो सबको एक सूत्र में, एक माला में पिरोने का काम करेंगे, ताकि अगर किसी को टिकट नहीं मिलती तो वो बगावत ना करे, वो किसी तरह की बगावत करके दूर ना जाए। यदि छुटमुट बगावत होती है तो स्वयं जाकर वो ऐसे व्यक्ति को लाया जाएगा कि जो स्वयं जाके कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी बात कर ले। अब कौन आता है वो ऑब्जर्वर, किस तरीके ऑब्जर्वर लाते हैं, कब लाते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति ये है कि हम किसी भी मौजूदा विधायकों को टिकट दे रहे हैं, जिस तरीके उनकी रणनीति चल रही है, उसके बाद अगर बीजेपी में कहीं बिखराव आता है तो उसको मनाने की जिम्मेदारी तरुण भंडारी को दी गई है। तरुण भंडारी जो कि पहले भी अदर पार्टियों से लोगों को बीजेपी में शामिल करवाया था, उन्होंने तरुण भंडारी के नेतृत्व में गुप्त रूप से कि उन्होंने 4 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी की जिम्मेदारी रही कि अगर कोई निराश होता है तो उसको किस तरीके से मनाया जाए और गुपचुप तरीके से मनाया जाए, ताकि मीडिया की नॉलेज में ना आए। क्योंकि मीडिया की नॉलेज में आए तो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर और बिखराव को लेकर बहुत भविष्य में इनको इलेक्शन के अंदर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गुप्त रणनीति अभी चल रही है। जैसे ही टिकटें अनाउंस होंगी, उसके थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी निकलेगी कि कौन कौन उस कमेटी के मेंबर हैं, उनकी रणनीति क्या है, किस तरीके से चल रही है। अभी ये सारी की सारी पार्टी अपने अपने तरीके से रणनीति बनाकर सबसे तो डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी आप तक ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। तो आपकी मौजूदगी रिजल्ट को लेकर के प्रभावित कर सकती है। और देखिए, कांग्रेस की जो है एक अच्छी सोची समझी रणनीति इसके पीछे है, क्योंकि पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है और पंजाब में है आम आदमी पार्टी की सरकार। ऐसे में जो बॉर्डर है उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं उसको आम आदमी पार्टी प्रभावित कर सकता है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। थानेश्वर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस तरह की अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का बॉर्डर लगता है, हरियाणा में 20 के आसपास सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर पंजाब का बॉर्डर लगता है। वो नरवाना से, जींद से शुरू होकर जींद, नरवाना, टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, सरदूलगढ़ और रानिया, ये सारा एरिया जो है जिसको पंजाब टच करता है। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सारी सुविधाओं का यहां बेनिफिट मिल रहा है। कई तो हरियाणा के गांव ऐसे हैं जिनका कि आंगन का मेन दरवाजा हरियाणा में खुलता है तो उनका पीछे का दरवाजा पंजाब में खुलता है। ऐसे बॉर्डर पे, सीमा पे भी कई गांव हैं, तो वो लोग पंजाब में जो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है उसका फायदा ले रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा असर हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र जो साथ रहते हैं उन पर पड़ेगा। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन कर रही है। और एक तीर से जिस तरीके राहुल गांधी कई निशाने करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जो अभी तक ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की बपोती बन गई है, भूपेंद्र हुड्डा सारे डिसीजन ले रहे हैं, हर तरह का काम भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, ये मैसेज गठबंधन करके वो सीधा सीधा मैसेज देना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जो शुरू से अलाप रहे थे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी। पग पग पे रणनीति बदलना ये हर एक राजनेता का काम होता है, हर एक राजनीतिक पार्टी का काम होता है थानेश्वर, और यही शायद होता हुआ नजर आ रहा है, फिर बात कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम विश्लेषण के लिए।